हमारे परिवार में एक पुरानी परंपरा चली आ रही थी कि जब भी घर में किसी की शादी होती तो नवविवाहित दुल्हन की पहली रात दादाजी के कमरे में गुजरती थी। ये कहा जाता था कि ऐसा करने के 1 महीने के भीतर ही वह गर्भवती हो जाती थी। जब मेरी शादी हुई तो मैंने इस रिवाज को नहीं माना। मुझे ये परंपरा ठीक नहीं लगी, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में जाने नहीं दिया। समय बीतता गया और हमारी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं हुई। समाज और परिवार के दबाव में आकर मैंने अपनी पत्नी को एक रात दादाजी के कमरे में भेजने का फैसला किया। लेकिन मैं इस पूरे मामले की सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए मैं चुपचाप कमरे में छिपकर देखने लगा। जो कुछ मैंने वहां देखा और सुना, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मेरी रूह तक कांप गई। बुजुर्ग किसी भी परिवार की रीढ़ होते हैं, लेकिन अगर वे गलत राह पकड़ लें तो पूरे खानदान का भविष्य अंधकार में डूब सकता है। मेरे दादाजी मेरे लिए हमेशा एक आदर्श पुरुष थे, जिनका मैं बेहद सम्मान करता था, लेकिन ये तब तक था जब तक उनकी असली सच्चाई मुझ पर उजागर नहीं हुई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे इस कदर गिर सकते हैं। हमारा परिवार हमेशा दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करने के लिए जाना जाता था, लेकिन अपने ही घर की औरतों के साथ ऐसा अन्याय होगा, इसका मुझे अंदाजा तक नहीं था। ये सच्चाई जानकर मेरा विश्वास हिल गया और मेरा मन विद्रोह करने को मजबूर हो गया। मुझे हमेशा लगता था कि मैं इस परंपरा को रोक पाऊंगा, लेकिन हालात ऐसे बने कि मैं भी बेबस हो गया। हमारा परिवार शिक्षित और प्रतिष्ठित था और हम एक संयुक्त परिवार के रूप में एक ही छत के नीचे रहते थे। हमारे घर में कभी कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ था। घर के मुखिया मेरे दादाजी थे और घर के सभी लोग, बड़े हों या छोटे, उनकी बात मानते और उनका बहुत सम्मान करते थे। वे भी हम सभी से प्यार से पेश आते थे और शायद ही कभी किसी को डांटते थे। उनके व्यक्तित्व की यही विशेषता थी कि लोग उनकी इज्जत करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे खानदान में एक विचित्र परंपरा थी, जिसे सुनकर अक्सर लोग अपनी बेटियों का रिश्ता देने से हिचकिचाते थे। यही कारण था कि हमारे परिवार के बुजुर्गों ने इस कुप्रथा को खत्म करने का निर्णय लिया और इसे धीरे धीरे मिटाने की शुरुआत कर दी। मैं बचपन से ये देखता आ रहा था कि हमारे घर में जब भी किसी की शादी होती, जो भी लड़की दुल्हन बनकर हमारे घर आती, उसकी पहली रात दादाजी के कमरे में ही गुजरती। बचपन में मुझे इस बात का मतलब समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, यह अजीब सी परंपरा मेरे मन में कई सवाल उठाने लगी। मैंने कई बार सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन घर में कोई भी इस विषय पर बात करने को तैयार नहीं था। ऐसा लगता था जैसे ये कोई ऐसा राज हो जिसे सभी जानकर भी अनदेखा कर रहे हों। ये सिलसिला न जाने कितने सालों से चला आ रहा था और मैं इस गूढ़ सच्चाई को जानने के लिए बेचैन होता जा रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जो भी लड़की दादाजी के कमरे में पहली रात बिताती, वह 1 महीने के भीतर ही गर्भवती हो जाती। ये बात मेरे लिए बहुत ही अजीब और अस्वीकार्य थी। मैं इस परंपरा के बिल्कुल खिलाफ था और इसे किसी भी हाल में सही नहीं मान सकता था। मैं अपने भाइयों में तीसरे नंबर पर था और मेरे बड़े भाइयों की पत्नियों के साथ भी यही किया गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने कभी इस पर आपत्ति नहीं जताई। जब मैंने उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश की तो हमारी बहस भी हुई, मगर कोई भी मेरे सवालों का सीधा जवाब नहीं देता था। अब मैं और अधिक चुप नहीं रह सकता था। मुझे इस राज के बारे में जानना था, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। घर में मेरी शादी की चर्चा हो रही थी और मैं जानता था कि मेरे साथ भी वही सब होने वाला है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए शादी के दिन मैंने अपने बड़े भाइयों से साफ कह दिया कि मैं अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपनी पत्नी का हाथ थामा और उसे अपने कमरे में ले गया। मुझे लगा कि इसके बाद दादाजी का रवैया बदल जाएगा, लेकिन उन्होंने इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। उनका व्यवहार पहले की तरह नॉर्मल ही बना रहा। हमारी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक संतान की कोई उम्मीद नहीं थी। हम डॉक्टर के पास गए, सभी जांच रिपोर्ट ठीक थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई अक्सर ताने मारते थे कि मैंने गलत किया है और अब सारी जिंदगी संतान के लिए तरसता रहूंगा। उनकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ जाता था। आखिर मैं सिर्फ बच्चे की चाह में गलत कैसे हो सकता था? मैं अपनी पत्नी को अपने हाथों से किसी और के कमरे में कैसे भेज देता, चाहे वह मेरे दादा ही क्यों न होते। मेरी पत्नी के लिए तो वे पराये ही थे और मैं कभी इतना निर्मम नहीं हो सकता था कि अपनी पत्नी को खुद उनके पास भेजता। मेरी पत्नी को भी ये परंपरा बिल्कुल पसंद नहीं थी और यह सब उसे बहुत अजीब लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों की बातें हमें अंदर से तोड़ने लगीं। हमारे खानदान में सबके बच्चे थे, सिर्फ हम ही थे जिनके पास इतने सालों बाद भी कोई संतान नहीं थी
और न ही कोई उम्मीद नजर आ रही थी। धीरे धीरे मेरी पत्नी उदास रहने लगी, वह गुमसुम सी रहने लगी और शायद डिप्रेशन में चली गई। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। फिर एक दिन उसने खुद ही कहा कि उसे दादाजी के कमरे में भेज दिया जाए। उसकी बात सुनकर मैं गुस्से में भर उठा और साफ मना कर दिया। लेकिन उसने कहा कि हम हमेशा संतान के बिना नहीं रह सकते, इसलिए मुझे ये करना ही होगा। मैं उसकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हुआ और गुस्से में उसे डांटते हुए चुप करा दिया। मैंने साफ कह दिया कि अगर हमें संतान चाहिए होगी तो भगवान खुद हमें देगा, लेकिन मैं ये सब किसी भी हाल में नहीं करूँगा। लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसकी यह जिद और बढ़ती जा रही थी और संतान की कोई उम्मीद न दिखने के कारण मैं भी अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। मन में यह बात कचोट रही थी कि जहां बाकी सभी ने अपनी पत्नियों को समय देकर शादी की पहली ही रात दादाजी के कमरे में भेज दिया, वहां मैं ही अकेला था जो इस परंपरा का विरोध कर रहा था। यहाँ तक कि मेरी माँ, बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी तक ने एक एक रात दादाजी के साथ गुजारी थी, तो अगर मेरी पत्नी भी ये परंपरा निभा ले तो इसमें क्या गलत होगा। ये सोच सोचकर मैं मानसिक रूप से कमजोर पड़ने लगा था, लेकिन फिर भी दिल इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। आखिरकार बहुत मजबूरी में एक दिन मैंने दादाजी से कहा कि आज रात मैं अपनी पत्नी को उनके कमरे में छोड़कर जाऊंगा। उन्होंने शांत भाव से कहा, ठीक है, और इसके बाद कुछ नहीं बोले। रात होते ही मैंने सोचा कि पहले ही जाकर उनके कमरे में छिप जाऊंगा और सब कुछ अपनी आंखों से देखूंगा। लेकिन उसी रात मेरे दोस्त का अचानक एक्सीडेंट हो गया और मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। चूंकि मैं पहले ही अपनी बात कह चुका था, इसलिए मेरी पत्नी तय समय पर दादाजी के कमरे में चली गई। अगले दिन जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी अपने कमरे में ही थी। मैंने उससे रात की घटना के बारे में पूछा। उसने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि रात को क्या हुआ। जब मैं दादाजी के कमरे में गई तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। तभी एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई और फिर मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं उनके बिस्तर पर थी और दादाजी सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। इसके बाद मैं चुपचाप उठकर बाहर आ गई। उसकी बात सुनकर मुझे अंदर ही अंदर अजीब सा महसूस हुआ। आखिर दादाजी को मेरी पत्नी को बेहोश करने की क्या जरूरत थी, जबकि मैंने खुद अपनी मर्जी से उसे उनके पास भेजा था। अब ये बात मुझे और भी गलत लगने लगी, लेकिन कोई भी इस बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं था। मैंने दादाजी से भी सवाल किया, मगर उन्होंने बस इतना कहा, अभी वक्त नहीं आया है। जब सही समय होगा तब मैं खुद तुम्हें इसका जवाब दूंगा। उनकी इस बात से मेरे मन में और भी शक बढ़ गया। लेकिन जब मैंने अपनी पत्नी को खुश देखा तो मैं भी चुप हो गया। फिर सच में 1 महीने बाद मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। ये खबर सुनकर जहां सब खुश थे, वहीं मेरे मन में अजीब सी हलचल मच गई। मुझे ये सोचकर बेचैनी होने लगी कि यह बच्चा सच में मेरा है या नहीं। पर मेरी पत्नी इस खबर से बहुत खुश थी और उसे खुश देखकर धीरे धीरे मैं भी इस बात को स्वीकार करने लगा और खुश रहने की कोशिश करने लगा। लेकिन दिल के अंदर शक पूरी तरह खत्म नहीं हो रहा था। हालांकि मैंने अपनी पत्नी के सामने इसका एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसकी खुशी में कोई कमी आए। मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि बच्चों के जन्म के बाद उनका डीएनए टेस्ट करवाऊंगा और फिर उसी रिपोर्ट के साथ दादाजी से अपने सवालों का जवाब मांगूंगा। वह समय मेरे लिए बेहद कठिन था। जब भी मैं अपने आने वाले बच्चे की खुशी में डूबने की कोशिश करता तो वही रात मेरे दिमाग में घूमने लगती और मैं ठीक से कुछ भी महसूस नहीं कर पाता। हर बीतता दिन मेरे लिए एक बोझ बनता जा रहा था और मैं बस चाहता था कि यह समय जल्दी बीत जाए और मुझे सच्चाई का पता चल सके। आखिरकार भगवान ने मुझे चांद जैसा खूबसूरत बेटा दिया और उसकी मासूमियत को देखकर मेरे मन के सारे भाव और भी उलझने लगे। इतने सालों बाद मिली इस खुशी से घर में हर कोई बेहद खुश था और शायद सबसे ज्यादा खुश मेरे दादाजी थे। पूरे परिवार में वे मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे और अब मेरे बच्चे के जन्म की खुशी भी उन्हें सबसे अधिक थी। लेकिन मैं उनकी इस खुशी को एक अलग नजरिए से देख रहा था और मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। जब हमारा पूरा खानदान खुशियां मनाकर लौट गया तो एक दिन मैंने चुपके से अपने बच्चे को उठाया और बाहर निकलने लगा। मेरी पत्नी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी देर में लौट आऊंगा, जरा बाहर घूमने जा रहा हूँ। लेकिन मेरा असली इरादा कुछ और था। मैं सीधे अस्पताल पहुंचा और वहां जाकर अपने और अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा दिया ताकि सच का पता लगा सकूं। मेरे मन के किसी कोने में यह आशंका जरूर थी कि यह बच्चा मेरा नहीं है और यही बात मुझे पूरी तरह से खुशी महसूस नहीं करने दे रही थी। इसी बेचैनी के कारण मुझे डीएनए टेस्ट करवाना पड़ा।
रिपोर्ट आने में 3 दिन लगने थे, और वे 3 दिन कैसे गुजरे, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जिस दिन रिपोर्ट मिलने वाली थी, उस सुबह से ही मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मन में बस एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, अगर यह बच्चा मेरा नहीं हुआ, तो मैं उसे किस तरह अपना मानूंगा और दादाजी से क्या सवाल करूंगा, जब मैं खुद अपनी पत्नी को उनके कमरे में छोड़कर आया था। यह विचार मुझे भीतर तक झकझोर रहे थे, और मैं घबराहट में उलझा हुआ था कि आखिर सच का सामना कैसे करूंगा। जब मैं रिपोर्ट लेने अस्पताल गया और उसे पढ़ने लगा, तो अचानक मेरा बीपी बहुत बढ़ गया। शायद ये ज्यादा टेंशन लेने का असर था। चूंकि मैं पहले से ही अस्पताल में था, इसलिए डॉक्टरों ने तुरंत मुझे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया। डॉक्टर मेरे घरवालों को इस बारे में बताना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे डर था कि अगर वे सब यहाँ आ गए, तो मेरे टेस्ट का राज खुल जाएगा। किसी भी हालत में मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहता था। रिपोर्ट लेकर जब मैं घर आया, तो उसे खोलकर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। टेस्ट तो मैंने करवा लिया था, लेकिन अब सच का सामना करने से डर लग रहा था। खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर मैंने ये सब किया ही क्यों। बाकी सब लोगों की तरह मैंने भी उसी हालात को स्वीकार क्यों नहीं कर लिया। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोगों का दिमाग जरूरत से ज़्यादा आगे तक सोचता है, और शायद मेरे साथ भी वही हुआ था। मैं खुद में इतनी हिम्मत नहीं जुटा सका कि उस रिपोर्ट को खोलकर देखूं। आखिरकार मैंने उसे उठाकर अपने ऑफिस की टेबल पर रख दिया, ये सोचकर कि सुबह ऑफिस जाकर देख लूंगा। लेकिन शायद भगवान को यह मंजूर ही नहीं था कि मैं इस सच से पर्दा उठा सकूं। अगले कुछ दिनों तक मैं काम में इतना व्यस्त रहा कि रिपोर्ट का ख्याल ही दिमाग से उतर गया। जब दोबारा मुझे उसकी याद आई और मैंने उसे ढूंढना शुरू किया, तो वह कहीं भी नहीं मिली। शायद वह कागजात के ढेर में इधर उधर हो गई थी। मैंने पूरा ऑफिस छान मारा, हर फाइल और हर कोना तलाश लिया, लेकिन रिपोर्ट का कोई नामो निशान नहीं था। मुझे ये समझ आ गया कि शायद भगवान भी नहीं चाहते कि मैं इस राज से पर्दा हटाऊं। इसलिए मैंने हालात को वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसे वे थे और अपने बच्चों को अपना लिया। इस तरह 2 साल और बीत गए, और मेरी पत्नी एक बार फिर गर्भवती हो गई। अब वही सवाल फिर से मेरे दिमाग में घूमने लगे। इस बार तो मैंने पत्नी को दादाजी के कमरे में भेजा ही नहीं था, फिर वह गर्भवती कैसे हो गई? क्या मेरी पत्नी ने मेरे साथ कोई धोखा किया? लेकिन ये शक भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं सका, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी औरत थी। उसने कभी भी मुझसे बिना पूछे कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था। इसलिए ये सोचना कि वह खुद ही चुपचाप दादाजी के कमरे में चली गई होगी, नामुमकिन लग रहा था। लेकिन फिर सच क्या था? यही सवाल मेरे मन में लगातार उमड़ता रहा। एक बार फिर वही सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगा। अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो चुका था कि मैं उसे दोबारा डीएनए टेस्ट के लिए ले जा सकता था। बिना देर किए मैं अपने बड़े बेटे को लेकर अस्पताल चला गया। इस बार मैंने इमरजेंसी के तहत रिपोर्ट निकलवाई और वहीं खड़े खड़े उसे खोलकर देखा। रिपोर्ट देखते ही मैं हैरान रह गया। रिपोर्ट पॉजिटिव थी, यानी वह बच्चा मेरा ही था। मेरा दिमाग झटके में आ गया। अगर यह बच्चा मेरा ही था, तो फिर शादी के 2 साल तक हमें संतान क्यों नहीं हुई? और फिर सिर्फ एक रात दादाजी के कमरे में रहने के बाद ही भगवान ने हमें ये संतान क्यों दे दी? हालांकि इन सवालों ने मुझे उलझा दिया था, लेकिन एक बात तय थी, अब मेरे दिल से सारा तनाव खत्म हो चुका था। मैं निश्चिंत था कि मेरा बच्चा सच में मेरा ही था, और यह एहसास मुझे सुकून दे रहा था। अब मैंने अपने आसपास ध्यान देना शुरू किया। मैंने देखा कि मेरे सभी भाइयों के 2-3 बच्चे थे, लेकिन उनकी पत्नियों ने भी सिर्फ एक ही रात दादाजी के कमरे में गुजारी थी। इसका मतलब था कि जो मैं अब तक सोच रहा था, वह गलत हो सकता है। अगर मेरी सोच गलत थी, तो फिर दादाजी के कमरे में पहली रात बिताना इतना जरूरी क्यों माना जाता था? वहाँ ऐसा क्या होता था कि दादाजी दुल्हन को बेहोश कर देते थे? ये राज जानना अब मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि मेरा सबसे छोटा भाई अब जवान हो चुका था और उसकी शादी की बातें शुरू हो गई थी। अगर यह परंपरा जारी रही, तो उसकी पत्नी के साथ भी वही सब दोहराया जाता, जो मैं नहीं चाहता था। इसलिए मुझे किसी भी तरह इस रहस्य से पर्दा उठाना था। लेकिन ये सब जानने का तरीका क्या होगा, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब भी मैं इस बारे में दादाजी से कोई सवाल करता, वे मुझे टाल देते और बस एक ही बात कहते, बेटा, मुश्किल वक्त गुजर चुका है। हर बार उनकी यह बात सुनकर मैं खामोश हो जाता, ये सोचकर कि शायद वे मेरे बेटे के जन्म की बात कर रहे हैं, कि भगवान ने आखिरकार मुझे संतान सुख दिया। लेकिन मैं कभी यह नहीं समझ सका कि वे किस मुश्किल वक्त की बात कर रहे थे। फिर इसी उधेड़बुन में 1 और साल बीत गया।
और अब मेरे छोटे भाई की शादी का समय आ गया। मैंने सोचा कि उसके साथ भी वही सब दोहराया जाएगा, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं इस रहस्य को जानकर ही रहूंगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे किसी भी तरह उस रात कमरे में छिपकर देखना होगा कि आखिर दादाजी पहली रात दुल्हन के साथ क्या करते हैं। शादी के दिन मैंने बहाना बना लिया कि मेरे एक दोस्त की हालत बहुत गंभीर है और मुझे उसे इमरजेंसी में देखने जाना पड़ेगा। जब परिवार के सभी सदस्य बैठे हुए थे तो मैंने सबके सामने उठकर बाहर जाने का इशारा किया। सबने यही समझा कि मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ, लेकिन असल में मैं पिछवाड़े से खिड़की के रास्ते दादाजी के कमरे में घुस गया। कमरे में दादाजी नहीं थे तो मैं छुपकर वहीं बैठ गया। अब मैं इंतजार कर रहा था कि कब दादाजी और नई दुल्हन कमरे में आएंगे। कुछ देर बाद दादाजी कमरे में आए, लेकिन दुल्हन अभी तक नहीं आई थी। मुझे उनका इंतजार करना था क्योंकि उस समय तक मुझे पूरी तरह से धैर्य और शांति से बैठना था, क्योंकि अब वह समय आ गया था जब इतने सालों के रहस्य से पर्दा उठने वाला था। बाहर से मुझे बहस की आवाजें सुनाई देने लगीं। ये वही बहस थी जो हर नई दुल्हन घर में आने के बाद करती थी। आखिरकार शादी के दिन दुल्हन अपने दूल्हे के लिए सजती है और जब उसे पहली ही रात किसी और के कमरे में भेजने की बात कही जाती है तो यह उसके लिए असहनीय हो जाता है। मैं ये सब सालों से देखता आ रहा था, इसलिए खामोश रहा। और फिर वही हुआ जो हम सबके साथ हुआ था। कुछ देर बाद दुल्हन कमरे में आ गई। जैसे ही वह अंदर आई, दादाजी उठकर वॉशरूम चले गए। मैं छिपकर सब देख रहा था और दुल्हन की हालत देखकर मुझे उस पर तरस आ रहा था। वह घबराई हुई थी, डर के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे। कुछ देर बाद दादाजी बाहर आए, उसके पास गए, उसके सिर पर हाथ रखा और नरम आवाज में बोले, बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। दादाजी ने बात करते करते अपनी जेब से हाथ निकाला जिसमें एक रुमाल था। उन्होंने वह रुमाल दुल्हन की नाक पर रखा और कुछ ही सेकंड में वह बेहोश हो गई। ये तक तो मुझे पहले से पता था, लेकिन असली बात जाननी अभी बाकी थी। मैं इंतजार कर रहा था कि अब दादाजी आगे क्या करेंगे। उन्होंने दुल्हन को आराम से बिस्तर पर लिटाया और उस पर कंबल डाल दिया, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं पूरी रात कमरे में छुपा रहा, मुश्किल से समय काटा। सुबह के करीब जब दादाजी की आंखें लग गईं, तो मैंने चुपचाप खिड़की के रास्ते बाहर निकलने का मौका पकड़ लिया। लेकिन अब जो कुछ मैंने देखा था, उसके बाद दादाजी से सवाल करना जरूरी हो गया था। मुझे इस बात का डर था कि अगर मैंने दादाजी से सीधा सवाल किया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं उनके राज से वाकिफ हो गया हूँ। लेकिन मेरे मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसने दादाजी को ये सब करने पर मजबूर किया। मैंने कई बार इशारों में उनसे यह बात जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे बात को टाल देते। इस बीच 2 महीने गुजर गए, लेकिन नई दुल्हन गर्भवती नहीं हुई। अब घर में सभी चिंतित होने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हालांकि सब ने यही सोचकर इंतजार किया कि शायद भगवान की मर्जी से देर हो रही है। दादाजी ने अचानक कहा, मुझे लगता है कि यह राज अब कोई और भी जान चुका है। उनकी बात सुनकर सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, इस घर में कोई ऐसा इंसान है जो इस रहस्य से वाकिफ हो चुका है। अगर यह बात किसी और को मालूम न होती तो अब तक बहू गर्भवती हो चुकी होती। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। आखिर दादाजी को कैसे पता चला कि यह राज किसी और को भी मालूम हो गया है। लेकिन मैं चुप रहा और कुछ भी कहने से बचता रहा। कुछ महीने और बीत गए। इस दौरान दादाजी की तबीयत बिगड़ने लगी। फिर एक दिन उन्होंने हम सबको अपने पास बुलाया और कहा, मुझे सच सच बता दो, तुम लोगों में से कौन इस बात को जान चुका है कि पहली रात नई दुल्हन मेरे कमरे में क्यों आती है। दादाजी ने कहा, मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी सकूंगा, और जो व्यक्ति इस रात का राज जान चुका है मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मुझे समझ आ गया कि अब सवाल करने का सही वक्त है, तो मैंने कहा, दादाजी मैं जानता हूँ। फिर दादाजी ने कहा, बाकी सभी घरवाले बाहर जाएं और तुम मेरे पास बैठो। सभी को बाहर भेजने के बाद दादाजी ने दरवाजा बंद कर लिया और मुझसे पूछा, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये राज कैसे जानते हो। मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी कि मैंने छुपकर सब कुछ देखा था। ये सुनकर दादाजी बोले, तुमने इस रात का राज जान लिया है, तो अब ये रात तुम्हारे पास एक अमानत बन गई है। ये सुनकर दादाजी ने कहा, अब जब तुम इस रात का रहस्य जान चुके हो तो याद रखना यह अब तुम्हारे पास एक अमानत की तरह है। दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, अब जब तुम इस रात का रहस्य जान चुके हो तो यह अब तुम्हारी अमानत है।
तुम्हारे पापा, बड़े पापा, चाचा या भाइयों में से कोई भी इस सच्चाई से वाकिफ नहीं है। इसलिए मेरे मरने के बाद तुम सब घरवालों को इकट्ठा करके ये सच बता देना। उन्होंने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि सबके दिलों में मेरे खिलाफ कुछ न कुछ गलतफहमियां मौजूद हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद भी ये गलतफहमियां बनी रहें। मैं अपने सिर पर कोई पाप लेकर इस दुनिया से विदा नहीं होना चाहता। ये सुनकर मैंने बिना कोई झिझक सीधा सवाल किया, दादाजी, ये सब आखिर है क्या? मुझे पूरी सच्चाई समझाए ताकि मैं सबके सवालों के सही जवाब दे सकूं। दादाजी ने कहा, सबको यही लगता है कि मैं हर दुल्हन के साथ पहली रात कुछ गलत करता हूँ, लेकिन हकीकत कुछ और है। असल में बहुत समय पहले मेरे परदादा के वक्त में जादू टोना बहुत प्रचलित था। हमारे खानदान में जो भी औरत ब्याह कर आती थी, उस पर एक जादूगर ने जादू करके उसकी औलाद को बांध दिया था, ताकि इस खानदान में कभी भी औलाद न हो। उन्होंने आगे बताया, लेकिन एक बुजुर्ग ने इस जादू का तोड़ ढूंढ लिया और कहा था कि यह काम कुछ नस्लों तक चलता रहेगा। उस बुजुर्ग ने यह बताया था कि घर में हर शादी के बाद जो भी दुल्हन आएगी, उसे घर के किसी बड़े सदस्य के पास रात को रखना होगा। उस बड़े सदस्य को कुछ मंत्र पढ़ने होंगे जो उस बुजुर्ग ने सिखाए थे, और ये मंत्र किसी और को नहीं जानने चाहिए। दादाजी ने बताया, इसी वजह से जो भी दुल्हन होती थी उसे बेहोश कर दिया जाता था और फिर उस पर कुछ मंत्र पढ़कर उसके शरीर के एक हिस्से में काले धागे को बांध दिया जाता था। ये परंपरा कई नस्लों से चली आ रही थी। मुझसे पहले मेरे दादाजी और उनके भी दादाजी यही करते थे। उन्होंने आगे कहा, लेकिन अब तुम लोग 7वीं नस्ल हो और तुम्हारे बाद ये काम खत्म हो जाएगा। तुम्हें अपनी पत्नी पर यह काम नहीं करवाना पड़ा, इसीलिए जादू का असर वहाँ था और तुम्हें बच्चा नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ वही काम किया था और इसलिए तुम दोनों को बच्चा हो गया। ये राज कोई भी नहीं जानता था। दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने आज तक अपने घर की किसी भी दुल्हन को हाथ तक नहीं लगाया। वे मेरे घर की इज्जत हैं। मेरे मरने के बाद मेरा ये सच सबको बता देना, ताकि मेरे लिए किसी के दिल में कोई शक न रहे। मैं उनकी बातें सुनकर खामोश रहा। उनके शब्दों में सच्चाई और वर्षों का बोझ था। मैंने दादाजी से वादा किया कि उनके जाने के बाद ये सच सबको बता दूंगा। दादाजी के मौत के अगले ही दिन मैंने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और इस गहरे राज से पर्दा उठा दिया। उनकी बातें सुनने के बाद जो भी शक और गलतफहमियां दादाजी के प्रति घरवालों के मन में थीं, वे सब दूर हो गईं। इसके बाद हमने दादाजी के कमरे में रखी सभी जड़ी बूटियों और तावीज़ों को बहते पानी में प्रवाहित कर दिया, ताकि इस परंपरा का हमेशा के लिए अंत हो सके। इस तरह 7 पीढ़ियों पहले किए गए एक काले जादू के प्रभाव से हमारा परिवार हमेशा के लिए मुक्त हो गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।